गाइस, मैं चरणदास जायसवाल आपको आज जो कि मेरा बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 है, इसमें मैं आपको वर्ब के बारे में जानकारी दूंगा जो कि बेसिक है, बहुत ही काम का है। आप किसी कंपटीशन की या किसी भी क्लास के लिए आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं आपको वर्ब के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। वास्तव में जो पार्ट्स ऑफ हमारा स्पीच होता है उसका हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है और उसमें वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं। वर्ब क्या है? वास्तव में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना भी हम पढ़ते हैं सारे के सारे एक वर्ड ही होते हैं, चाहे वो वर्ब हो, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो। अगर किसी की भी डिफिनीशन हम करेंगे तो हम यही कहेंगे कि जैसे सपोज करो हम वर्ब पढ़ा रहे तो पहले सबसे वर्ड हम बोलेंगे क्या कि ए वर्ब इज ए वर्ड। उसी तरह से कोई भी होगा वो वर्ड ही तो होगा और उस वर्ड में वो है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये जानना बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर हमको कोई भी वाक्य बनाना है तो हम विदाउट वर्ब के बना ही नहीं सकते। और मैं पिछले जो 2 वीडियो मैंने बनाया आपका, उसमें मैं बार बार एक ही शब्द यूज कर रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब। तो मैंने कंसीडर किया यार कम से कम तो वर्ब तो जान ले, तब बार बार मैं बोल रहा हूँ फाइनाइट वर्ब, नहीं बच्चे समझेंगे नहीं फाइनाइट वर्ब आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ब। वर्ब होता है क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब is a word used to express an action or state। ओके, क्या कहेंगे हम डिफिनीशन में कि वर्ब क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। मतलब कि वर्ब जो है किसी कार्य के एक्शन अथवा स्टेट को, एक्शन का मतलब होता है कार्य और स्टेट मीन्स होता है अवस्था, यानी क्रिया जो है किसी कार्य के करने को अथवा उसकी अवस्था को व्यक्त करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ब इज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। इसीलिए हम लोग, अगर आपको मालूम होगा कि सब्जेक्ट का दूसरा नाम डूअर भी होता है, इसी वजह से, क्योंकि डू आपकी क्रिया होती है और जो करने वाला होता है उसमें ER लगा देंगे तो हो जाएगा डूअर, जबकि डू हमारी वर्ब है। अब हम अगर वर्ब की डिफिनीशन समझ गए हैं तो उसके आगे की जो पॉइंट है बहुत ही काम की है कि वर्ब जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। जो मैं बार बार बोलता हूं कि वर्ब जो है पहला आपका होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है आपका नॉन फाइनाइट। ठीक, यानी पहले हम वर्ब की डिफिनीशन करेंगे। क्या कहेंगे? ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। फिर इसके बाद उसका नंबर आता है किसका? वर्ब के काइंड्स का। तो यार वर्ब को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला होगा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। वैसे तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे किसी पिता के पुत्र हैं या बच्चे हैं, वो तो या तो अच्छे होंगे या तो बुरे होंगे। तो जो अच्छे वाले बच्चे होते हैं वो आप कह सकते हो कि वो फाइनाइट हैं, और जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते वो नॉन फाइनाइट हो जाएंगे। यानी कि हम लोग अपनी भाषा में कहें जिनको हम लाखैरा भी कह सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब क्या है? ऐसी क्रिया, ऐसा वर्ब जो अपने कर्ता के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होता है, ऐसी क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब की क्या डिफिनीशन हो जाएगी? क्या बोलोगे आप कि ऐसी क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर और जेंडर के अनुसार प्रयुक्त होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट क्या होगा भाई? नॉन फाइनाइट होगा ऐसी क्रिया जिनका
कर्ता के नंबर जेंडर के बदल जाने से उनके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो अपरिवर्तित रहते हैं। चाहे आपका कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमारा उसी पोजीशन में रहता है। इसी कारण से वो नॉन फाइनाइट होते हैं। यानी जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता का कहना ना मानता, उसी तरह से आप समझिए नॉन मतलब नाम हिंदी में भी कह सकते हो आप। तो फाइनाइट हुआ और नॉन फाइनाइट हुआ। अब हम इसके अंदर चलते हैं। फाइनाइट वर्ब हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा हो जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब, और चौथा होगा, सभी जानते हैं, एक्सिलरी वर्ब, या इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और नॉन फाइनाइट्स की चर्चा करें तो ये भी भाई 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका इन्फिनिटिव, दूसरा आपका हो जाएगा जीरंड, और तीसरा आपका हो जाएगा पार्टिसिपल। अब हम इसमें से एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं सकर्मक। तो वैसे ही इंट्रांजिटिव है तो अकर्मक। लिंकिंग को हम बोल सकते हैं संयोजक, क्योंकि लिंक मतलब कड़ी होता है, जो योजक होता है। इसके बाद आता है आपका सहायक क्रिया, जो किसी टेंस के बनने में सहायक होता है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहला नंबर आता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे नाम से ही पता चल रहा सकर्मक, वैसे भी हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा, सा माने होता है साथ, यानी जो क्रिया कर्म के साथ होती है, अर्थात ऐसी क्रिया जो अपने अभाव पूर्ण करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी क्रिया जिसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो 2 शब्दों को जोड़े, ऐसी क्रिया जो 2 शब्दों को जोड़ती है वो लिंक हो जाती है, इसलिए वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और चौथा आपका पार्ट है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब वो है जो किसी टेंस के बनने में सहायक होती है, यानी अगर हम कहें एक्सिलरी वर्ब हेल्प्स इन मेकिंग टेंसेज। इसके बाद बात करते हैं नॉन फाइनाइट्स की। नॉन फाइनाइट्स में आपका सबसे पहला नंबर आता है इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव भी एक प्रकार की क्रिया है जो क्रिया के साथ साथ यह नाउन या प्रोनाउन, नाउन का कार्य कर सकती है, एडजेक्टिव का, या अन्य कार्य करती है। यानी नाउन के साथ वर्ब के साथ साथ अन्य कोई कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव। जीरेंड की डिफिनीशन करेंगे उसी तरीके से वो भी हो जाएगा कि जीरेंड भी एक प्रकार की क्रिया है जो क्रिया के साथ और भी कोई एक्शन और भी कोई कार्य कर सकता है। उसी तरह से आपका पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या होगा, पार्टिसिपल भी एक प्रकार की क्रिया है जो क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है, जबकि हमारे इन्फिनिटिव और नाउन एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं, नाउन का भी फंक्शन दे सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब को वास्तव में पहचानने के लिए हमको सेंटेंसेस को देखना पड़ेगा। तो जो हम सबसे पहला सेंटेंस लिखने जा रहे हैं वह है आई राइट आ लेटर। इस सेंटेंस को अगर हम एग्जामाइन करें तो यहां पर मैंने लिखा है आपकी क्रिया राइट। राइट मतलब आप जानते ही हैं लिखना होता है। अब यहां पर ये राइट क्रिया हमारी जो है क्या है, अगर किसी वाक्य में एक क्रिया है तो आप यकीनन मान लो वो फाइनाइट वर्ब ही होगा, और जब किसी वाक्य में आपको एक से अधिक क्रिया मिल जाए तब में भी वो आपका नॉन फाइनाइट हो सकता है।
अब इस सेंटेंस में हमारे पास केवल एक क्रिया है, इसलिए श्योर है कि ये हमारी फाइनाइट वर्ब ही है। अगर किसी वाक्य में एक क्रिया होती है वो फाइनाइट वर्ब ही होती है। अब चक्कर पड़ता है आपका अगला कि फाइनाइट वर्ब है तो कौन सा है, क्योंकि हमारे पास 4 हैं। ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, लिंकिंग या ऑक्सिलरी हो सकता है। तो आपको ये बात याद रखना चाहिए, अगर ऑक्सिलरी होगा तो उसके साथ एक क्रिया और आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली इंडिविजुअल है ये, राइट। इसका मतलब वो आपका ऑक्सिलरी नहीं हो सकता। लिंकिंग वर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर या वर्ब टू बी को ही हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब बचता है आपके पास 2 की, या तो ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पर जो बड़ा काम आने वाला है। याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब क्रिया और कर्म के बीच में कोई प्रीपोजिशन ना हो, जैसे देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ हमारी प्रयुक्त क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या बताया मैंने आपको कि यदि क्रिया के और कर्म के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज ना हो तो प्रयुक्त क्रिया आपकी क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। ऐसे देख करके आप पहचान सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आप उस वाक्य में क्या या किसको लगा दो, तो आपको अगर उत्तर मिलता है तो वो क्रिया आपकी ट्रांजिटिव होगी, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो क्रिया इंट्रांजिटिव होती है। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, आई वेंट टू लखनऊ, आई वेंट टू लखनऊ। अब इस सेंटेंस में आप कंसीडर करो, मैंने क्या बताया आपको कि जब किसी वाक्य में क्रिया और कर्म के बीच में कोई प्रीपोजिशन मिल जाए, तो यहां पर यार प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये कैसी क्रिया हो गई आपकी, तुरंत आपको कंसीडर करना चाहिए कि भैया ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी वाक्य मिलेंगे यार कि उसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, जैसे इसमें हम मान लो उड़ा दूं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को मैं केवल कर दूं आई राइट, अब क्या ये इंट्रांजिटिव क्रिया हो गई? नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसमें क्या किसको निकालोगे, लिखेगा, वह लिखता है, क्या लिखता है, तो भाई लिखता है, पत्र लिख सकता है, निबंध लिख सकता, कुछ ना कुछ तो उत्तर लिखेगा ही, तो उसका कुछ ना कुछ रिस्पांस आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैं इसको कर दूं आई वेंट, मैं गया, अब क्या लगाओ, क्या गया, कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये हमारी प्रयुक्त क्रिया क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं, और भी उदाहरण आप लेकर के जान सकते हैं कि हमारी क्रिया ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। इसके बाद नंबर आता है हमारे लिंकिंग वर्ब का। तो लिंकिंग वर्ब का हमने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है कि जो 2 शब्दों को जोड़ता हो, ऐसी क्रिया जो 2 शब्दों को ऐड करती हो। जैसे मैं कहूं मनु इज ए स्मार्ट गर्ल। अब इस सेंटेंस में देखो, ये जो इज है ये हमारा, यही अंतर आपको जानना है कि मनु जो है, मनु इज ए स्मार्ट गर्ल, इसमें आप देखो कि जब इज एम आर किसी वाक्य में इंडिविजुअली आ जाए, इज एम आर वाज वेयर अगर किसी वाक्य में इंडिविजुअली आएगा यानी अकेले आएगा, तो आप समझ लेना कि ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन जब ये किसी अन्य मेन क्रिया के साथ आ जाएगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। जैसे मैं कहूं तन्नू इज प्लेइंग चेस, इस सेंटेंस में देखो दोनों में इज आया हो, यहां भी इज है, यहां भी इज है। तो अब आप ऐसा देख करके नहीं जान सकते हो दोनों में इज है यार, तो ये हो रहना चाहिए दोनों स्थानों पे इज है, तो एक स्थान पे लिंकिंग हो रहा है, दूसरे स्थान पे ऑक्सिलरी है। कैसे जानेंगे आप, इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखो केवल इज आया हुआ, इसके साथ कोई क्रिया ऐड नहीं है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाक्य मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, ये प्लेइंग यानी ये क्रिया है, यानी ये सहायक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि किसी स्कूल में आप जैसे पढ़ते होंगे, तो अगर प्रिंसिपल है तो जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो कार्य करता है जो टीचर। लेकिन जब वही प्रिंसिपल कहीं किसी कार्य के लिए चला जाता है तो आपका वाइस प्रिंसिपल ही मेन प्रिंसिपल हो जाता है। उसी तरह से आप एकदम रीड कर सकते हो कि इज आपकी जब हेल्पिंग वर्ब तभी होगी जब उसके साथ कोई मेन वर्ब आएगा, अदरवाइज वो लिंकिंग वर्ब के रूप में, यानी मेन क्रिया जब हो जाएगी तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, और इस तरीके से वो आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और ये आपका हो जाता है यहाँ पर ये पार्ट ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको संक्षेप में हम कैसे, फिर से हम एक बार आपको रीड करा देते हैं कैसे। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा आई राइट ए लेटर, तो आई राइट ए लेटर में ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे जाना मैंने कहा कि जब क्रिया और कर्म के बीच में कोई प्रीपोजिशन प्रयुक्त ना हो तो हमारी क्रिया क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। जब क्रिया और
कर्म के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा तो हमारी जो प्रयुक्त क्रिया होगी इंट्रांजिटिव होगी। और फिर मैंने बताया जो वर्ब टू बी होता है वो लिंकिंग के रूप में कार्य करता है, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग किया जाता है। विल बी, शैल बी होगा, वो हमारा लिंकिंग वर्ब होगा जब उसके साथ कोई और क्रिया ना आए। अगर उसके साथ कोई और क्रिया आ जाती है, जैसे तन्नू इज प्लेइंग चेस, तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इज के साथ प्लेइंग मेन क्रिया आई हुई है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना वीडियो क्लोज करता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, और इसकी एक्सरसाइज आप अपने बुक से करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।